नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज जिक्र चुनावी जंग जारी, उपचुनाव की तैयारी। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उप चुनाव को लेकर देखा जाए तो अब रणनीति और तैयारियां तेज हो गई हैं। यानी कि उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की दो विधानसभा बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और साथ ही प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पैनल तैयार कर लिया है और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मंगलौर से अकेले पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में रखा है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला का नाम पैनल में शामिल किया। वहीं बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था और इसके बाद अब दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से बीजेपी जो है वो बेहद उत्साहित है। और सवाल यही कि क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में कमाल दिखा पाएगी। और आज इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की तैयारी कितनी है राजनीतिक पार्टियों की, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं राजेश्वर पैन्यूली हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेषपाल बिष्ट जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवचंद्र उत्तराखंडी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से, राजेश्वर जी से। राजेश्वर जी, इस बार देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहद वैसे ही उत्साह से भरी हुई है और वजह सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए वो वाकई, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जो हैं उत्तराखंड की वो बीजेपी के खाते में हैं। तो अब उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सबको पैनलिस्ट को हम सबको नमस्कार। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में जो बीजेपी एक बार में लगातार तीसरी बार जो है 5 सीटें जीत करके आई है और लगातार 2 बार जो है से राज्य में सत्ता में है, अच्छे मार्जिन से है। और इस बार जो लगातार कहा जाता था कि मंगलौर की सीट तो भाजपा को जीतनी मुश्किल हो चुकी है या हुई थी या आज तक जीती नहीं, इस बार ये पक्की बात है, पूरी तैयारी के साथ चल रही भाजपा कि मैंगलोर की सीट भी हम जीत के लाएंगे। जहां तक बद्रीनाथ सीट की बात है वो तो ऑलरेडी जीती हुई सीट है। पिछली बार भी जो कैंडिडेट, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक सदस्य हैं, वही वहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो 99% तो चांसेस ये हैं कि 70-80% से अधिक वोट के मार्जिन लेकर के आएंगे। और जहां तक दूसरी बात सीट रहेगी, मंगलौर की सीट की बात रहेगी, इस बार काफी अच्छी उम्मीद है कि पहले भी 21-22% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का शेयर रहता था वहां। इस बार वो कम से कम 35-36% के शेयर पे जाएगा और विदेशगंज से भी बसपा का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ फाइनल होकर के जब
जब फाइनल लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन लगता है कि 35-36 से यानी कि जो 40% नाम लोगों अभी के। सामने आ रहे हैं इसमें भी क्या बदलाव होने की उम्मीद है? किसके नाम के? जो भाजपा? उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। नहीं, भाजपा की कोई नाम बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। भाजपा में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है ना। भाजपा ऐसे, भाजपा जो भी काम करती है काफी सोच समझ के करती है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि कोई नाम बदलाव हो जाए या कोई नई चीज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, जरा जान लेते हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? लोकसभा चुनाव का तो जो भी रहा वो सभी के सामने है, अब कितनी तैयारी? शिषपाल जी। शिषपाल जी, आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट करिएगा। आवाज नहीं आ रही आपको? जी 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 आ रही सोनी जी? जी, सुन पा रहे हैं शिषपाल जी। हाँ सोनी जी, देखिए मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था। मैं स्वयं उस प्रतिनिधि मंडल में था और हमने माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग महोदय से निवेदन किया था कि लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से किसी भी चरण के बीच में जो है इन दोनों उपचुनाव को भी करा लिया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए, विलंब से जो है उपचुनाव की घोषणा हुई, लेकिन हो गई है। तो हमारी तो तैयारियां पहले से ही हैं। आप जो है मंगलोर विधानसभा के अगर लोकसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालेंगे तो वहां कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज्यादा है कि भाजपा के लिए बहुत आसान काम नहीं है उसको कवर करने का। और जहां तक बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात है सोनी जी, वहां पर जो निवर्तमान विधायक हैं जो भाजपा के आज प्रत्याशी भी बन गए हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी की पीठ में ही सुरा नहीं भोंका। उन्होंने बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया और बद्रीनाथ की जनता अपने इस अपमान का बदला भी जो है निश्चित तौर पर उनसे लेगी, ऐसा जो है मेरा पूरा विश्वास है। और वहां का माहौल भी जो है इसी प्रकार का बनता जा रहा है। और जहां तक आप कांग्रेस की तैयारियों की बात आप कर रहे हैं सोनी जी, कांग्रेस की तैयारियां पुख्ता है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी दिल्ली में CWC की बैठक से तुरंत जो है देहरादून नहीं आए, वो सीधा बद्रीनाथ के उन्होंने वहां पर जो है ताबड़तोड़ जो है समीक्षा बैठकें ब्लॉक स्तर पे जाकर के करी और उन्होंने जो है जो आवश्यक दिशा निर्देश वहां पर जो है जिला अध्यक्ष और जो तमाम जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं, सबको जो दिए हैं। और कोई भी कोर कसर जो है हम इस विधानसभा चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। और हमारा कल जो है एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक मंडल भी जो है वहां गया दोनों विधानसभाओं में। और नाम का जो पैनल है वहां पे चर्चा के बाद जो है प्रदेश नेतृत्व को कल ही दे दिया गया था और कल ही हमने उसको जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। तो मुझे लगता है कि देर सवेर बहुत जल्दी जो है दोनों सीटों पर हम प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देंगे। लेकिन भाजपा की जहां तक बात है सोनी जी, भाजपा को अपनी पार्टी के अंदर दोनों विधानसभाओं में अपने कैडर का कार्यकर्ता नहीं मिला। ये कहते हैं कि हम प्रदेश की देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हम जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे पास जो है बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। लेकिन वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए, ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए है, वो जो है विधानसभा में टिकट नहीं पा सकता भाजपा के अंदर। ये साबित कर दिया फरीदाबाद से जो धन बलि लेकर के ही आए हैं मंगलोर में। आप देखिए उनका क्या गणित है, यहाँ पर क्या सेवा की उन्होंने कांग्रेस पार्टी है प्रदेश की, क्या उपलब्धि उनकी इस प्रदेश के। लेकिन जो है यहाँ के कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके आप जो है हरियाणा से जाकर के जो है प्रत्याशी लाने के लिए मजबूर है। और भाजपा को जो है बद्रीनाथ में भी अपनी पार्टी के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, वो जो है आप कांग्रेस से तोड़ करके ले गए। तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में भी क्या ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं क्या शिषपाल जी, जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला? देखिए सोनी जी, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो नेशनल इशू पे होते हैं, राष्ट्रीय चेहरों पे होते हैं। उसका जो एक तौर तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन जब उपचुनाव की बात है, जब विधानसभा चुनाव की बात है, तो ये क्षेत्रीय मुद्दों पर, ये विधानसभा के जो अपने लोकल मुद्दे हैं, नहीं मुद्दे पता है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा, लेकिन हम प्रत्याशी और कैंडिडेट को लेकर बात कर रहे थे। आपने कहा ना कि अपने कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहे हैं। बढ़ते आगे, देवबंद जी उत्तराखंडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी हैं, और जान लेते हैं कि भाई उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और अगर देखा जाए कांग्रेस
की तैयारी को लेकर बात की जाए और साथ ही वो क्या क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं जो बेहद जरूरी हैं, जिन मुद्दों के आधार पर तैयारी होनी चाहिए सटीक। देखिए, हम क्षेत्रीय दल हैं और हमारा निस्संदेह हमारा जो फोकस होगा वो क्षेत्रीय मुद्दों पर ही होगा। और जो व्यक्तिगत अगर हम बद्रीनाथ और मंगलौर की बात करें, दोनों विधानसभाएं अलग अलग और दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो मंगलौर में जो मुद्दे हमारे होंगे वो वहां पर आम जनता और जो वहां पर जो जनजाति और जातियों के बीच में जो भेदभाव का है उसका है। लेकिन बद्रीनाथ में स्थिति ये है कि जो बद्रीनाथ में लेकर हम चल रहे हैं वो मुद्दे कुछ ताजे मुद्दे इस प्रकार से हैं कि हम जो है अपना जो मूल निवास 1950 की व्यवस्था लाने के लिए जनता को जागरूक करेंगे। हम तमाम मुद्दों पर जनता को जागरूक करके अपना उम्मीदवार उठाएंगे। हमारा भू कानून राज्य के हित में सशक्त भू कानून हो, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई को कैसे नियंत्रण करना चाहिए था सरकार को और वो कैसे विफल हो रही है या जानबूझकर हमारे जो जनता को छलवा कर रही है, उस पर जनता को हम जागरूक करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था के लिए हम जनता को जागरूक करेंगे कि कर सकती थी सरकार, लेकिन सरकार अनदेखी करती है। और खास तौर पर जो हमारा जो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न है। सड़कें कहीं कहीं गई तो हैं, लेकिन उन सड़कों में जानवर तक नहीं जा सकते, गाड़ियां और मोटरसाइकिल जाने तो बहुत दूर है। कई बार हमारे जो माताएं बहनें जो बीमार हैं या जो प्रसव पीड़ा में हैं, उन्होंने सड़क में आते आते दम तोड़ा है। तो इन मुद्दों पे जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, जो विधायकों ने अभी तक किया है वो क्या किया है, दोनों सरकारों ने क्यों हमारी उपेक्षा की है, उन पर हम जनता को जागरूक करेंगे। उसके बाद एक मेन जो इन्होंने एक काम किया है जो बीजेपी हमेशा करती आई है, उन्होंने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिमठ कर दिया। इससे क्या जनता का क्या भला होना था, उसके ऊपर हम जागरूक करेंगे जनता को कि तुम्हारे साथ या हमारे साथ क्या छलवा हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारा मुद्दा होगा कि हालांकि इस पर डिबेट हो चुकी है। जो जोशीमठ का जो विस्थापन होना चाहिए था व्यावसायिक तौर पर, आवश्यक तौर पर, वो समुचित होना चाहिए और अभी तक उसके लिए लोग सड़कों पर लामबंद है। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सरकार जो है अदला बदली करने के काम कर रही है। इसके अलावा हमारा जो एक और जो मुद्दा रहेगा कि जो जितनी बार भी जो बीजेपी का या किसी भी का जानबूझ करके पार्टी छोड़ देना और एक अनावश्यक जनता पर कर्जा या भार जो राजस्व का भार बढ़ाना, ऐसे विधायक को क्या वहां पर ऐसे जनता उसको जो है स्थान देगी, इस पर भी हम जनता को फोकस करेंगे। ये तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से एक केंचुली बदलने का काम कर रही है और बाकी कुछ नहीं। उसके बाद पीछे भी देखा गया है कि पूरे भी जो राजेंद्र भंडारी का ये जो टेन्योर आया है इसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जो दल बदल करके जो काम कर रहे हैं उनको काफी खामियाजा यहाँ पर होना पड़ेगा। और निस्संदेह यहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांति दल, इसका फायदा क्या यूकेडी को मिलेगा, वो आगे है। इसका फायदा यूकेडी को मिल सकता है, ऐसी तैयारी है यूकेडी की। हमारा वोट बैंक ऊपर आएगा और लोग हमको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा लेकर हम बार बार जनता के बीच गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो वोट बैंक बढ़ता हुआ लोगों का विश्वास हमारे तरफ आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों ने छलवा का काम किया। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, इस बार के उपचुनाव को आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। 5 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और वो तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी उठाए गए, महंगाई, बेरोजगारी, और विपक्ष लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा, लेकिन नतीजे कुछ और निकलकर सामने आए। तो क्या इस आधार पर, क्योंकि ये बेसिक मुद्दे हैं और उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होता है, तो क्या लगता है? देखिए सोनी जी, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत मेंबर का या वार्ड मेंबर का होता है, नगर निकायों में। और सबसे आसान चुनाव लोकसभा का होता है, क्योंकि वो दल के हिसाब से और राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से होता है। लेकिन चूंकि ये उपचुनाव है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि उपचुनाव बिल्कुल अलग होता है। उपचुनाव में आमतौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है। ऐसा तमाम उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल है उसको कहीं ना कहीं विजय मिल जाती है, क्योंकि उसके पास पूरी मशीनरी होती है जिसपे उसका कब्जा होता है या जिसपे उसकी पकड़ होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी चीज,
हम बात कर रहे हैं चुनाव की। अब आप एक चीज देख लीजिए, जो मैं हर डिबेट में बोलता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर पीछे रह जाती है भाजपा से। अब आप देखिए, भाजपा ने 3 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस अभी तक पैनल बना रही है। हालांकि वो नाम लगभग तय है। जो तो नाम, अगर तय हाँ, नाम है, जैसे मंगलौर से काजी निजामुद्दीन का नाम है। हाँ, काजी निजामुद्दीन 2 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव है। और उसके अलावा निश्चित तौर पर कांग्रेस के सह प्रभारी भी है राजस्थान में। उसके अलावा उनके पिताजी लंबे समय तक उस इलाके से विधायक रहे हैं, काजी मोइनुद्दीन, और बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं, आम विधायक जैसे नहीं रहे हैं। और हमें तो ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड बनने के बाद काजी मोइनुद्दीन अंतरिम जो विधानसभा थी उसके भी सदस्य थे। ये तो हम मंगलौर की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का पलड़ा, अगर प्रत्याशी की बात करें, निश्चित तौर पर वहां भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एक मुद्दा थमा दिया बाहरी उम्मीदवार का। उस विधानसभा से या उस हरिद्वार जनपद से कोई उम्मीदवार नहीं है। जो उम्मीदवार भाजपा ने उतारा है वो निश्चित तौर पर हरियाणा का है। तो उसका कितना, क्योंकि वो मैदानी सीट है, निश्चित तौर पर उसमें मैदान के लोगों की ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा मतदाता मैदानी है, उसमें उनको कितना लाभ मिलेगा, कितना हानि लगेगी, वो भाजपा का विषय है। नफा नुकसान उठाने का हमारा नहीं है। जहां तक बद्रीनाथ सीट की बात है, अगर बद्रीनाथ सीट की बात करें तो राजेंद्र भंडारी किन कारणों से भाजपा में शामिल हुए, इस पर डिबेट में लंबी चर्चा हो चुकी है पहले भी हम लोगों के बीच में। हाँ, बिल्कुल। और ये तो था कि जिस पहले दिन तक वो गणेश गोदियाल की मीटिंग में भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे थे, और दूसरे दिन उन्हीं कपड़ों में भाजपा मुख्यालय दिल्ली में वो पार्टी में शामिल भी हो गए, जबकि स्थानीय भाजपा के किसी नेता को ये पता भी नहीं लगा कि राजेंद्र भंडारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो सांसद बने पौड़ी के अनिल बलूनी, वो उनका खुद का प्रयास था। अब उन्होंने किसी तरह उनको शामिल कराया और कांग्रेस को पूरी लोकसभा, पौड़ी लोकसभा में कांग्रेस विहीन कर दिया। आज कांग्रेस का कोई विधायक वहां नहीं है। भले ही ईशपाल भाई बोल रहे हो कि कांग्रेस की ये तैयारी है, वो तैयारी है, लेकिन निश्चित तौर पर राजेंद्र भंडारी बड़ा नाम है। उनकी पत्नी वहां जिला पंचायत अध्यक्ष है। राजेंद्र भंडारी कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं सरकार में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो उनका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी होता था, आज की तारीख में वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा का मेंबर है। तो वो भी उन्हें लाभ मिलेगा। लाभ ये मिलेगा जो राजेंद्र भंडारी के व्यक्तिगत वोट है, क्योंकि जब आप विधायक बनते हैं तो आप पार्टी से इतर आपके भी व्यक्तिगत वोट हो जाते हैं। तो कांग्रेस से इतर जो वोट राजेंद्र भंडारी के हैं वो भी उनको मिलेंगे और भाजपा का वोट भी उनको मिलेगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर, और देखिए, जब राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए थे तब भी, उसके बाद हम डिबेट में बैठे थे, तब भी मैंने कहा था राजेंद्र भंडारी ही उपचुनाव लड़ेंगे। ये उनकी पहली शर्त होगी कि जब मैं भाजपा में आऊंगा तो उपचुनाव में मुझे ही टिकट मिले। तो भाजपा ने, मुझे लगता है, वो वादा निभाया। हाँ, बीजेपी ने जिस तरीके से बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह को के नाम का ऐलान किया है। बिल्कुल, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी चीज, मैं उकरांद के अपने साथी के बड़ी बड़ी बात सुन रहा था। उन्होंने मुद्दे गिनाए। भाई, आपके पास पूरे 5 साल हैं इन मुद्दों को लड़ने के लिए। ये चुनाव है, चुनाव में आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना होता है, और आप मुद्दे ही गिनाते रहेंगे तो रिजल्ट कहां से देंगे? केवल आप वोट परसेंट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो बेकार है। आपको क्षेत्रीय दल होने के नाते आपको सबसे बड़ी ताकत इस प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से आज भी कहीं दिल्ली के बाहर खड़े हैं। दिल्ली पे भी नहीं खड़े, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सोनी, अब आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश्वर जी हैं। हालांकि तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ते हैं तो जरूर जवाब लेंगे। देवचंद जी का रुख करें, उससे पहले शीशपाल जी का। राजेश्वर जी जुड़ चुके हैं शायद। राजेश्वर जी,
क्योंकि अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता का जो कहना है कि भाई अपने कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं पा रहे हैं, तो मतलब आगे की क्या कुछ रणनीति और किस तरीके से क्या कुछ क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे? चलिए, संपर्क टूट गया है। शिषपाल सिंह बिष्ट का रुख कर लेते हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने बखूबी वो तमाम मुद्दे उठाए जो शायद ज़रूरत थे, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकल कर सामने आया। अभी जैसे कि यूकेडी प्रवक्ता भी, देवचंद जी भी रुक कर रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे भू कानून का हो, मूल निवास का मुद्दा हो, और ये एक लंबे अरसे से ये मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई खास प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की भी निकलकर सामने नहीं आती है। मंगलौर और बद्रीनाथ को लेकर पैनल में जो नाम रखे गए हैं, इन्हीं नामों को लगभग तय भी माना जा रहा है। तो इस आधार पर वो तमाम जो मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए, तो उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाना होगा। निश्चित तौर पर सोनी जी, देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा चुनाव और जो है विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है, और राज्य के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं निश्चित तौर पर वो भी इसमें काम करेंगे, भले ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में काम न किया हो, क्योंकि अग्निवीर का जो है यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में विरोध है। और इसी से मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है, भाजपा की जो लीड है वो हम करने में जो है कामयाब रहे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जहां तक बद्रीनाथ विधानसभा की अगर मैं आपको बात एक उदाहरण के तौर पे गिनवाऊं, तो वहां पर भी बहुत से क्षेत्रीय मुद्दे हैं। पिछले साल ही हमने तमाम डिबेटें आप ही के साथ सोनी जी की है कि जहां पर जो है कि एक एसटीपी टनल का काम चल रहा था, प्लांट का, 16 लोगों की जो है जान चली गई थी करंट लगने के कारण, बड़ा हादसा था। अब वो भी उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। उसी विधानसभा क्षेत्र में घाट नाम का स्थान है, जहां की मातृशक्ति सड़क की मांग को लेकर के गैरसैंण में प्रदर्शन कर रही थी। वहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा था और वहां की मातृशक्ति के साथ जो है पुलिस ने अभद्रता की लाठीचार्ज किया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो मातृशक्ति आज भी जो है उस वाकये को नहीं भूल ली है और न्याय की जो है मांग लगातार कर रही है। उसी बद्रीनाथ विधानसभा में जो है आपको याद दिला दूं कि हेलंग नाम का स्थान भी है, जहां पर आपको याद होगा हमने जो है बहुत डिबेटी की, राज्य में बड़ा मुद्दा रहा घसियारी महिलाओं का, जो कि घास काटने के लिए गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया, चौकी में जाकर के उनको जो है बंद किया गया। पूरे प्रदेश में जो है उबाल आ गया था। मुख्यमंत्री को स्वयं उसमें बयान देना पड़ा था कि गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच जो है गठित की गई थी, लेकिन आज तक उस जांच की रिपोर्ट नहीं आई। तो वो भी बड़ा मुद्दा जो है उस विधानसभा में जो है रहने वाला है। अभी अरुण शर्मा जी इस बात का जिक्र कर रहे थे शिषपाल जी कि भाई रूलिंग पार्टी को ही फायदा मिलता है, ये लगभग तय माना जाता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मिलता रहा होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जाना। कांग्रेस पार्टी कोई वाकोवर नहीं देगी। जो विधानसभा के मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, उनको हम पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ उठाने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पर ताकत बढ़ी हुई है। आप विधानसभा में भले ही हम हार गए हो, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमने भाजपा की लीड को कम किया, हम नए उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे, लेकिन भाजपा को इस बार जो है वहां पर जीतने नहीं देंगे, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता वैसे भी अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और मैं आपको मुद्दे गिना रहा था, अभी जो है आपने जो है पूरे मुद्दे नहीं सुने। मैं ये कह रहा हूँ वहीं पर जो है रैनी नाम का स्थान है, रैनी में जिस तरीके से आपदा आई थी वो किसी से छुपी नहीं है। रैनी के जख्म अभी भी हरे हैं। और जोशीमठ का तो आपको खुद सोनी जी पता होगा कि जोशीमठ जो है 2 साल हो गए लगभग जो है करा रहा है। जोशीमठ के दर्द को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई जो है पुनर्वास की योजना नहीं है, लोगों का मुआवजे का सेटलमेंट नहीं हुआ। जोशीमठ का भविष्य क्या होगा? अभी मैं 3 दिन पहले अखबारों में देख रहा था, टीवी चैनलों में, कि जो एनएच है जो बद्रीनाथ को जोड़ता है उस पर जो है बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो अभी भी जो है वो तमाम परिवार जो कहीं ना कहीं उसकी जद में आए, तो वो अभी भी इस आस में बैठे हैं कि शायद सरकार से कुछ मदद मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो देवचंद जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर उपचुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टी की क्या कुछ तैयारी है और किस लिहाज से, क्योंकि मुद्दे तो गिना दिए, लेकिन किस तरीके से आप प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है और किसकी कितनी तैयारी, कौन किस पर कितना भारी, इसको लेकर लगातार अब चर्चा इस बात पर की जा रही है क्योंकि अब क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर क्या जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगी ये राजनीतिक पार्टियां। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देवचंद जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, क्योंकि आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे और वो शायद मुद्दे ज़रूरी भी हैं, क्षेत्रीय आधार पर बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के आधार पर क्या कुछ रोड मैप है और साथ ही क्या कुछ तैयारी, क्योंकि तैयारी और रणनीति ठोस होनी चाहिए। देखिए सोनी जी, हमने उम्मीदवार की जो तैयारी है, उम्मीदवार को बहुत जल्द हम घोषणा कर देंगे क्योंकि हमको इसके लिए दिल्ली और नागपुर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मंत्रणा चल रही है और जल्दी हम इनको जो है घोषणा कर देंगे। लेकिन मैं जो अभी हमारे पत्रकार शर्मा जी कह रहे थे उनकी बातों का मैं संज्ञान लेता हूं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं को यही निवेदन करता हूं कि जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो गलतियां आज से 20 साल पहले, 24 साल पहले नहीं, 20 और 15 साल पहले मान के चलते जो हुई हैं, क्या उन गलतियों को कभी जनता माफ नहीं कर सकती? बिल्कुल उनको माफ कराने कर का जो सकती काम है, लेकिन वो एफर्ट नजर आना चाहिए। मकसद है, हाँ, वो जो सही मकसद है वो आप लोगों पर निर्भर करता है, वो पत्रकारों पर निर्भर करता है जो कि बड़ी गहराई से इसका गायन करते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम भी अगर देखा जाए उत्तराखंड क्रांति दल के विधायकों ने कोई गलती नहीं करी, उन्होंने सरकार पर अतिरिक्त बोझ न पड़ने की वजह से उनका साथ दिया और इन दोनों पार्टियों ने उनका दोहन किया और आज उनकी जो गलत उसके ढंग से उनके जो प्रचार प्रसार किया कि ये गलतियां हुई, जनता में भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुआ है। तो मैं शर्मा जी को ही ये निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रचार प्रसार को वो सही रूप दें और सही चीज बताएं कि वास्तव में उत्तराखंड जो तो आपको किसने रोका है? आप भी भ्रामक तरीके से प्रचार प्रसार करिए ना, आप भी जनता के बीच जाइए, जनता को लुभाइए। कैसे लुभा सकते हैं? वो चौथा स्तंभ है, उसके लिए भी हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, उनकी भी इस क्षेत्र के लिए उतनी जिम्मेदारी होगी जो ये बताएगी कि सही तो ये चीज है। अब जो रही बात इन मुद्दों की, इन मुद्दों का हम लगातार अभी पहले से तो अच्छा, एक चीज और देवबंद जी, कब तक इंतजार करना होगा यूकेडी के उम्मीदवारों का? मतलब अगर कुछ ऐसा नाम है तो आप बता सकते हैं। नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसा नाम नहीं है, हम मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हम कोशिश करेंगे कि जो मंगलौर में वहां का चिर परिचित चेहरा होगा और जोशीमठ से लेकर जो हमारी जो बद्रीनाथ सीट में है, बद्रीनाथ का कोई चर्चित कोई चेहरा होगा या वहां का जो ऐसा आदमी जिन्होंने वहां के जनता के लिए इन मुद्दों को लेकर हमेशा अगुवाई की है, ऐसा हमारा चेहरा होगा। लेकिन मैं जो एक मशीनरी की बात जो शर्मा जी ने करी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को उपचुनाव और चुनाव में खासतौर पर रोकने का काम चुनाव आयोग के साथ में ये काम करें। अब एक मुख्यमंत्री यहाँ से जो किसी उम्मीदवार का प्रचार के लिए जाता है तो वो जनता का पैसा खर्च करके जाता है, वो खर्चा उस उम्मीदवार में अगर लगाया जाए तो निस्संदेह यूकेडी का भी स्तर ऊपर बन के आएगा। यूकेडी भी पिछले साल से सत्ता से बहुत दूर है और अपने व्यक्तिगत खर्चों पर वो इतने मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ रही है और सरकार इतनी दमनकारी है, इतनी निरंकुश सरकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक हमने एक काम किया सोनी जी कि हमने जो है जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी तो किया है, लेकिन हमने नरसंहार या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान कराने वाले क्रांतिकारी एक्शन नहीं लिया है। हम शांति दूत के साथ हमने शांति स्वरूप इन मांगों को लेकर बार बार सरकार के पास गए हैं, लेकिन सरकार ने दरकिनार किया है। यही तो मुद्दे अभी हमने जनता को समझाने हैं और जनता समझदार है और समझ भी रही है। वैसे जनता बिल्कुल क्रांति दल है और जाहिर सी बात है क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन ये जो बजट का इशू आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जब डिबेट हुई तो यूकेडी की तरफ से यही बात निकलकर सामने आई कि भाई हमारे पास पर्याप्त इतना बजट नहीं होता है। व्यक्तिगत खर्चों का जिक्र अभी भी आपने किया, उपचुनाव में क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी यूकेडी की, ये देखना काफ़ी दिलचस्प भी होगा क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों को जिस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, आंदोलन में अहम भूमिका रही यूकेडी की, तो मायने रखता है। लेकिन दमनकारी जो है सरकार पर इस तरीके के आरोप, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं पहले, फिर शर्मा जी का रुख करते हैं। हमारे साथ राजेश्वर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजेश्वर जी, क्योंकि अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई अपने कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं पा रहे हैं
और हालांकि ये भी है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए उससे ये कयासबाजी और तेज़ हो जाती है कि रूलिंग जो पार्टी होती है उसको ज़्यादा फायदा मिलने का अनुमान लगाया जाता है। यूकेडी की अपना एक दर्द है कि भाई बजट का इशू होता है यूकेडी के साथ अक्सर। अनम्यूट कर लीजिएगा। यूकेडी का बजट का इशू तो यूकेडी खुद ही अपना भी बता रही है, अभी तक उनके पास कैंडिडेट के भी उन्होंने फाइनल नहीं कर पाए हैं। इतने कहने के लिए तो कहने के लिए जो उनका यहाँ से आता है, जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगाने में ज्यादा ही मशगूल रहते हैं, ये बताने में मशगूल रहते हैं कि सत्ता पार्टी क्या नहीं कर रही है। तो बखूबी उठा रहे हैं, ये नहीं बता पाते कि खुद क्या कर रहे हैं, इन्होंने अब तक खुद क्या करा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्यों इनके शेयर लगातार जो वोट शेयर है लगातार गिरते चले गए। यहाँ तक हालत हो गई कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गए। पार्टी तो है पॉलिटिकल पार्टी, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गए। ये सब के कारण क्या थे? आप अपना मंथन न करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। वही हालत कांग्रेस की भी है। ये आज तक नहीं समझ पाते कांग्रेस के कि इनका कैंडिडेट या इनका जो चुनाव एमएलए क्यों छोड़ करके चुनाव एमएलए दूसरी पार्टी को, उसको आपकी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में कहीं से दिखलाई नहीं देता। न तो भविष्य दिखता है, न वर्तमान दिखता है, न ये समझ में आता है कि अपनी जो स्थानीय जनता है जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है, उनका जो विकास की योजना है या उनका जो जिस आशाओं से उन्होंने आपको चुन के भेजा है वो पूरा कर सके। हालत ये है कि अभी तक कैंडिडेट नहीं चुन पाए हैं कांग्रेस पार्टी वाले, और अभी तक इनको ये नहीं नाम का ऐलान शायद जल्द ही करने का जिक्र किया है देवबंद जी ने कि कोई परिचित चेहरा ही होगा। इनके दो चार दिन पहले लग रहा था कि जो क्या कहते हैं, जो गणेश गोदियाल जी लड़ने जा रहे हैं बद्रीनाथ से, क्योंकि इनके यहाँ कोई क्लैरिटी किसी चीज की नहीं है। इनका जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें आपस में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपस में बड़े नेता कभी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कभी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज दोषारोपण दूसरों पे करने की कोशिश करते हैं, अपने आप ही बताते कि क्यों हम हार रहे हैं, क्या कारण है। तो वो जो सारी चीजें हैं ये अपने दोनों पार्टियों को आत्ममंथन की खुद की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ की भाजपा को कहने की जरूरत। भाजपा जो भी काम लीगली, प्रैक्टिकली और संगठनात्मक रूप से हो सकती है वो कर सकती है। अरुण शर्मा जी ने बड़े अच्छी तरह समझाया कि ठीक है, एडवांटेज हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होती है। उसका कारण होता है कि लोगों को विश्वास होता है कि सत्ताधारी पार्टी कर रही, लेकिन लोगों का विश्वास और परम विश्वास हो गया है कि सत्ताधारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो वोट परसेंटेज, जितना इनका विश्वास है उस परसेंटेज वोट परसेंटेज उससे ज्यादा बढ़ेंगे। और ये दिखलाई देगा, हमारा कोई दावा नहीं है, ये आपको धीरे धीरे जमीन पे दिखलाई देता है। और आज भी आपको लिख रहा है, क्योंकि ये मंथन इसलिए नहीं पा रहा है कि इनको कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पा रहे। कैंडिडेट इसलिए नहीं चुन पा रहा है कि इनके पास लड़ने के लिए आदमी जल्दी तैयार नहीं हो रहे, और जो तैयार हो रहे हैं उनको वो खुद ही डरे से रहते हैं। तो दोनों पार्टियों की दिक्कत ये है कि न कैंडिडेट है, न संगठन कोई मजबूत है, न जमीनी रूप पे कोई काम किया हुआ है। शेषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। जी शेषपाल जी, आवाज नहीं आ रही। शेषपाल जी सुन पा रहे हैं आपको? भाजपा के प्रवक्ता बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जो है प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। भाजपा के पास बताइए ना, भाजपा के पास तो जो है कहाँ है, कार्यकर्ता ही नहीं है। आपको दूसरी पार्टी से तोड़ के लाने पड़ रहे हैं। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के, आपके पास अगर लोग होते तो आप क्यों फरीदाबाद से आयातित करते प्रत्याशी? आप कह रहे कांग्रेस पार्टी जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही। आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ विधानसभा में 9 लोगों ने जो है आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी में, तो निश्चित तौर पर उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है। हमने आपकी तरह आयातित नहीं किया प्रत्याशी, हम अपने कार्यकर्ताओं में जो है सहमति बनाने का जो है काम कर रहे थे। चुनाव लड़ना है, आपकी तरह इससे थोड़ा ही नहीं कि साहब जो है दिल्ली में बैठ के जो है ऑन द टेबल, पता नहीं क्या ये टेबल के नीचे क्या डील हो गई। यहाँ वहां के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं है, पार्टी के प्रदेश के नेताओं को पता ही नहीं है कि जो है हमारे सिर पे कौन थोप दिया गया। और आप तो बैठे ही थे, जब डील हो गई तो आपने वो नाम डिक्लेयर करने थे, उनका दबाव था, वो आए इसलिए थे आपकी पार्टी में। आपने कौन सा जो है होमवर्क वहां पे किया, या आपकी पार्टी में कितने लोग थे वहां चुनाव लड़ने वाले, वो तो आपके पास थे ही नहीं। तो इस पे भी जो है भाजपा जो है अपने फेल्योर पे भी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी होने वाले हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। वो जो है अचानक से थोपे जाने वाले लोग नहीं है, उनको भी पता है कि उनको चुनाव लड़ना है।
तो निश्चित तौर पर जो काम उनको करना है, जो तैयारी उनको करनी है, वो बखूबी कर रहे हैं। और भाजपा अरुण की ये शर्मा बात जी का रुख है, कर लेते हैं शिशपाल जी। जो है इसीलिए जो है ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं सोनी जी। चलिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो जाहिर सी बात है ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गलत होता है। और इसका नतीजा मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ स्थितियां रही वो सभी के सामने हैं। कांग्रेस उपचुनाव में इस बार क्या कमाल करेगी अरुण शर्मा जी? और अभी तक हमने सुना था कि भाई सामान और चीज़ का आयात और निर्यात होता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रत्याशियों का आयात और निर्यात हो रहा है। देखिए सोनी जी, जो भाजपा के दोनों प्रत्याशी हैं और राजेंद्र मंडारी के बारे में तो सब जानते हैं कि वो लंबे समय तक पहले, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि वो एक जमाने में जब भाजपा की सरकार में थे तो कॉप्ट मेंबर थे पार्टी के, बीजेपी के। शायद ये जानकारी औरों को नहीं है। निर्दलीय जीते थे और उन्होंने समर्थन दिया था, मंत्री बने थे, तो वो कॉप्ट मेंबर थे भाजपा के। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस के पाले में चले गए और अब फिर उन्होंने पाला बदल लिया। देखिए वो उनकी क्या मजबूरी है या उनको क्या लाभ हुआ वो जाने या पार्टी जाने, या पार्टी ने उन्हें कौन सा इनाम दे दिया। क्योंकि भाजपा में कहा जाता है कि बिना इनाम के कोई भाजपा में जाता नहीं। तो निश्चित तौर पर बड़ा इनाम मिला होगा कोई। अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उसके बाद क्या परिस्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 मंत्री के पद भी खाली हैं इस प्रदेश में, 4 नए मंत्री बनने हैं। अब वो 2 साल से धामी जी ने लटका के रखे हुए हैं। सबको आश्वासन देते हैं कि तुम्हें भी मंत्री बना देंगे, तुम्हें भी मंत्री बना देंगे। 2 साल से तो कोई बना नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, ये चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा और कड़ा मुकाबला इसमें होने जा रहा है। निश्चित तौर पर लोकसभा से अलग ये चुनाव विधानसभा का है और खासकर ये उपचुनाव है। जो मंगलौर की सीट है वो सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई थी, और जिसमें बसपा ने उनके लड़के को टिकट दे दिया। और निश्चित तौर पर वहां वो सिंपैथी लहर उनके साथ रहेगी। जैसा हम और उपचुनाव में देखते हैं कि जो भी हम प्रकाश पंत गए तो उनकी बीवी को वो सिंपैथी वेव मिली, या हम देखे जीना जी चले गए थे, उनके भाई को वो लहर लाभ मिला। हम ये तमाम उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में है, केवल यहाँ नहीं है। राजीव गांधी को भी इंदिरा गांधी के मरने के बाद उस वेव में वो प्रचंड बहुमत मिला था। बिल्कुल। तो ये तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि लोकसभा चुनाव से के जो परिणाम आए हैं उनसे कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हालांकि शिशपाल जी इसी बात का तो जिक्र कर रहे थे कि भाई वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है कांग्रेस का, तो जाहिर सी बात है इस बार हम जीतने तो नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। शिशपाल जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। नहीं सोनी, मैं ये भी कह रहा हूं, ये भी देखने की बात है, क्योंकि कांग्रेस को लगातार उत्तरोत्तर पिछले 3 चुनाव में, हालांकि 2 चुनाव में वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए, लेकिन इस चुनाव में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनाव में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। खासकर इंडिया अलायंस का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है भाजपा के कयासों के मुकाबले। जो भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर वो अति आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में भर गया था और इसलिए भाजपा को कहीं ना कहीं उस अति आत्मविश्वास का शिकार होना पड़ा। तो वो सीटें कम हुई हैं, कई जगह यूपी में कम हुई, महाराष्ट्र में कम हुई, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो उत्साह का संचार है और खासकर जो खांटी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर वो अब पूरा दम लगा देंगे। मंगलौर सीट में मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस के पास रही है वो सीट और वहां के प्रत्याशी की छवि भी अच्छी है। बिल्कुल। और भाजपा ने एक मौका दे दिया। बद्रीनाथ से जो लखपत बुटोला का नाम पैनल में रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, शर्मा जी, तो इनका फिलहाल कैसे क्या देख पा रहे हैं? हालांकि जो पैनल में नाम रखे गए हैं देखा जाए तो लगभग यही तय मानकर चले जा रहे हैं। बाकी शिशपाल जी से क्लियर करेंगे। शिशपाल भाई तो 9 नाम बता रहे हैं। अब लखपत बुटोला उनमें से एक नाम हो सकते हैं, लेकिन लगभग
तय ये माना जा रहा है कि लखपत बुटोला और काजी निजामुद्दीन लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल, तो बाकी तो शिवपाल भाई बता सकते हैं। जी शिवपाल जी। देखिए शर्मा जी, मैंने ये कहा था कि बद्रीनाथ विधानसभा में 9 लोगों ने आवेदन किया था, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन 3 नाम जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसमें लखपत बुटोला जी का भी नाम है, उधर से जो है काजी निजामुद्दीन जी का नाम है, अन्य लोगों के भी नाम है। और निश्चित तौर पर हाईकमान सारी चीजों पर जो है विचार करेगा, जो भी वहां के वरिष्ठ नेताओं की राय है उस पर भी यानी जो है कि ये विचार जो 2 होगा। नाम जो भी पैनल भाजपा में को रखे हराने में गए हैं सक्षम होगा। कांग्रेस की तरफ से शिवपाल जी, तो अभी इन नामों में बदलाव हो सकता है, ऐसी उम्मीद है? नहीं, नामों पे बदलाव की उम्मीद मैं नहीं कह रहा। जब 3 नाम फाइनल होके चलेंगे तो उन्हीं में से तो एक प्रत्याशी बनेगा ना जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। 3 नामों का पैनल हमने भेज दिया है। देर सवेर जो है हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो है तत्काल घोषणा हो जाए और हम भी अपने काम पे लगे। निश्चित तौर पर जो है हम भी इस समय जो है उत्साह में है, और हम कोई मौका जो है भाजपा को नहीं देना चाहते, क्योंकि चलिए बद्रीनाथ की जनता राजेश्वर वैसे जी भी का रुख भाजपा कर को लेते सबक हैं, सिखाना चाहती राजेश्वर है। जी का रुख करते हैं, इसके बाद देवचंद्र जी का रुख करेंगे। राजेश्वर जी, भाई राजेंद्र भंडारी जी जो हैं पूर्व विधायक, जिन्हें बद्रीनाथ सीट से टिकट दिया गया, तो इनको फिलहाल क्या इनाम दिया गया? हालांकि अरुण शर्मा जी की बात आप बखूबी सुन पा रहे होंगे, और जो रिजल्ट रहा लोकसभा चुनाव का और साथ ही वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा कांग्रेस का, चाहे मुद्दे, क्योंकि कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर बात की जाए, वो मुद्दे बखूबी विपक्ष ने इस बार उठाए, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों को ध्यान में रखती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का भी जो आरोप प्रत्यारोप जो भी होता है उसका भी पूरा अकाउंट फॉर करती है। वो ये भी देखती है कि कहाँ पर वो सही है। अगर कोई चीज उनकी बात सही लगती है तो उस पर ऐसा नहीं कि उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं लेते, बकायदे करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। लेकिन जहां तक ये जो बातें कह रहे हैं अरुण शर्मा जी, अति उत्साहित होकर कह रहे हैं, और इनका अपना परसेप्शन है कि कोई ना कोई ऐसी प्रथा है कि जो इनाम दिया जाता है और इनाम की बात होती है। देखिए, आप पॉलिटिक्स में है, राजनीतिक में है, तो आपको हमेशा इनाम का मतलब ये नहीं होता कि इनाम मंत्री बनना इनाम होता है। इनाम का मतलब ये होता है कि बड़ी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। इनाम का भी मतलब होता है कि आप इस पार्टी में आपका फ्यूचर सिक्योर है। इनाम का ये मतलब भी होता है कि आप अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी भी राजनीतिक दल का नेता कार्यकर्ता आ जाता है तो उसका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है, बेदाग हो जाता है। फ्यूचर सिक्योर की बात नहीं होती, बात सिर्फ सिक्योर की बात नहीं, सिक्योरिटी अपनी जगह है। फ्यूचर राजनीति में किसी का सिक्योर नहीं हो सकता, तो राजनीति कोई ऐसी चीज थोड़ी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती होती। लेकिन आपको लगता है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक बनने की क्षमता रखता है। ये वो पार्टी नहीं है कि सिर्फ आप ही जो है हरीश रावत जी बनेंगे तो उनके सपुत्र ही बनेंगे, उनकी पुत्री को भी टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। तो हर को लगता है, और दूसरा एक सिस्टमेटिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के थ्रू चलती है और बाकायदे एक तरीके से सर्वे कर। जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि कांग्रेस में कैडर, आपके पास अगर कैडर और सिस्टम और तरीका होता तो अब तक आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके होते, क्योंकि आपके पास न सिस्टम है, न तरीका है, न मैकेनिज्म है कि आप करोगे कैसे। आप क्या है कि आप कुछ नेताओं से पूछोगे, एक नेता बोलेगा मेरा वाला तो कैंडिडेट ये पसंद आता है, दूसरा नेता बोलता है कि मेरा कैंडिडेट ये पसंद। कोई कार्यकर्ताओं की बात इनके यहाँ नहीं होती है। इनके यहाँ तो बात होती है जो 4-5 ऊपर के तथाकथित जो सिपाहीदार है या जो बड़े बड़े नेता है, वो डिसाइड करते कि मेरा तुम यहाँ से लड़ा लो, तुम्हारा मैं वहां से लड़ा लेता हूँ। उस ढंग से लड़ा जाता है, या ऊपर से इनका आला कमान कह देता है इसको लड़ा दो, ये लड़ लेता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, आम जनता किसको समझती है। जिताऊ कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फोकस करती है, बिल्कुल सब चीज पे फोकस करती है। ये भी फोकस करती है कि आगे हमने फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपको जैसे यूकेटी वाले बोले थे कि हमें ट्रेंड करा जाए, इनको दूसरे मतलब पत्रकार इनको सपोर्ट करें, ये सपोर्ट। आप अपने आप तो कुछ करो, अपने आप जो कुछ नहीं करना चाहते और अपने आप ये मान के चलते हैं कि जो सारी जो भी गलतियां हैं वो सारी सत्ताधारी पार्टी में मर दिया जाए, ये उस प्रथा का पालन करना चाहते हैं।
न कि अपने आप परिश्रम करना चाहते हैं। और ये तो सबको पता है कि कांग्रेस का जमीनी लेवल पे कैडर नहीं है। नेताओं की कांग्रेस में भरमार हो सकती है, नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का कहीं अता पता नहीं चलता, और ये हर जगह दिखलाई भी देता है। नेताओं की मैं नहीं भरमार है, कहूंगा वो भी कि- थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद थोड़ी सी इधर कमी देखने को मिल रही है। शिषपाल जी का रुख कर लेते हैं। शिषपाल जी, भाई सिस्टम नहीं है, तरीका नहीं है, रणनीति नहीं है, एक मत नहीं है। देखिए सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता ना जाने किस उत्साह में ये बात कह रहे हैं। एक तरफ तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले दावा किया था, हमने पूरी कांग्रेस खाली कर दी, हमने कांग्रेस के सारे नेता जो है और सारे कार्यकर्ता जो है भाजपा में हम लेकर आगे। उसके बाद भी कांग्रेस ने जो है लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी, और जो इनका चुनाव से पहले का एक वो थी कि साहब हम 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट को जीतेंगे, 75% जो है मतदान का हमारा लक्ष्य है। क्या हुआ उसका आप देखिए ना, सब हवा हवाई जो है साबित हो गए। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस का कैडर भी है, कांग्रेस का संगठन भी है, और कांग्रेस से ही इनको जो है भय है, डर है। तभी तो जो है आयातित प्रत्याशी जो है इनको लाने पड़ रहे हैं, अपने राज्य में भी नहीं मिल रहे, पड़ोसी राज्य में भी नहीं मिल रहे, सीधा जो है हरियाणा से जो है प्रत्याशी लाने पड़ रहे हैं। तो हालत तो भाजपा की खराब है, हालत भाजपा की खस्ता है। ये दावे भले ही जितना कर दें, हाँ इनको केवल एक ही एडवांटेज है, ये प्रदेश की सत्ता में है और सरकारी मशीनरी का जो है जम करके ये दुरुपयोग करते रहे, वही इनका जो है अहंकार है। और उसी अहंकार के भरोसे ये जो है विपक्ष को जितने भी जो है नसीहतें दे रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखें, कांग्रेस के जो भी संभावित प्रत्याशी है उनका संघर्ष है, उनका जनता के प्रति जो है काम है। उन्होंने कोई भी जो है ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जो कि जनता की आवाज रही हो और उठाने का काम सदन और सड़क पे ना किया हो। तो निश्चित तौर पर जो है जनता का आशीर्वाद इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिलना तय है, क्योंकि जनता भी इनको सबक सिखाना चाहती है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहली बात तो कांग्रेस पहले तो ये फाइनलाइज करे कि कैंडिडेट कौन से रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पैनल में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जीत का भी इंतजार करना होगा, किसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। देवचंद जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, एडवांटेज क्या लगता है किससे मिलने वाला है, किसकी रणनीति कितनी ठोस रहने वाली है, अपने आप को रखिएगा उसी में। देखिए सोनी जी, मैं एक बात अभी कहूंगा कि राजेश्वर जी जिन पॉइंटों को हिट करना चाह रहे थे वो भूल रहे हैं कि उसके चारों तरफ 3 उंगलियां, चारों उंगलियां उनकी तरफ है, सिर्फ एक उंगली इस तरफ है, बाकी उनकी तरफ है। उन्होंने थोड़ा सा परिवारवाद की भी झलक उसमें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनकी पार्टी में कितना है। दूसरी बात, वो ये भूल गए हैं कि हमने कितने जुमले बोले थे और उन जुमलों पर हम कहाँ उतरे हैं। लेकिन वो भी बात, परिवारवाद तो राजनीतिक परंपरा बन गई है अब। बात सुन लो, मैं उन तीसरी बात ये बोली कि उत्तराखंड क्रांति दल विपक्ष हम पर आरोप लगाता है। मेरे को समझ में नहीं आता, सत्ता में आप हैं, आपसे लोग मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे लोग? क्या उन पार्टियों से करेंगे जो राज्य में, जो स्थिति में ही नहीं, उनसे करेंगे? आपत्ति आपकी नीतियों पे, आपकी सरकार के जो आपके जो कार्यकाल के जो तरीके हैं उन पर ही सवाल उठाएगी। आपने तो आपके इतने प्रत्याशी, आपके जो केंद्र के प्रत्याशी, केंद्र के बड़े नेता उत्तराखंड में आए, किसी ने अंकिता भंडारी की और दिल्ली में हुई नेगी बेटी की बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप लोग तो सिर्फ हमारे धामी जी, हमारे पीएम जी के काम गिनाने के अलावा आपने कुछ काम नहीं किया। मैं तो शर्मा जी से बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने मशीनरी वर्ड जो यूज कर दिया, उस मशीनरी को अगर रोक सको आप लोग तो बीजेपी को चारों खाने चित हो जाएगी। अभी तो कैंडिडेट बार बार बोलते कैंडिडेट नहीं उतारे, कैंडिडेट नहीं उतारे। अरे आप तो कैंसिली बदलने करने का काम कर रहे हैं। वो वही नाग है जो सिर्फ अपनी कैंसिली छोड़ करके फिर आ रहा है। ये बद्रीनाथ की जनता एक समझदार जनता है और इस बात को जरूर समझेगी, और वो इस बार अपने जो बीजेपी का जो ये घमंड चल रहा है उसको चूर करेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल अपने मुद्दों को लेकर चल रहा है और जनता को बताएगा कि ये जो राजनीति में सिर्फ ये लोग राजनीतिक सुख भोगने के लिए ये जो काम कर रहे हैं वो, उसके लिए आप लोग सजग हो जाओ और एक उत्तराखंड क्रांति दल को सामने लाओ और उसके बाद एक सरकार में एक अच्छे लोगों की पहल करो। आप अभी देख सकते हैं कि राजेंद्र भंडारी की वाइफ पर कितने बार आरोप लगे हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं आरोपों के डर से शायद भंडारी जी मैदान छोड़ गए थे और जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डाल करके आप चुनाव में आए हैं, तो भंडारी जी को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आशीर्वाद चलिए वो भी देखना होगा देवचंद जी, वो भी देखना होगा। फाइनल कमेंट ले लेते हैं शर्मा जी का। जी
और आने वाले टाइम पर इसका सबक भी सिखाएगी। और रही बात बेंगलोर में हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से, तो वहां पर भी जल्दी चेहरा हम खड़ा करेंगे और हम अपना अस्तित्व जरूर जानकारी के लिए हर चुनाव। चलिए, इंतजार रहेगा देवचंद जी। शर्मा जी, अरुण शर्मा जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अरुण शर्मा जी, फिलहाल इस राजनीतिक दंगल में आरोप और प्रत्यारोप के बीच जो उपचुनाव की तस्वीर आप भाप पा रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रही है? दिलचस्प तो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोनी, ये दिलचस्प के साथ बहुत कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से कांग्रेस जनों में एक उत्साह का संचार हुआ है और निश्चित तौर पर उत्साही कार्यकर्ता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहता है। लेकिन फिर मैं दोबारा ये कह रहा हूं, क्योंकि उपचुनाव में तमाम उदाहरण है हमारे सामने, लोकसभा के भी उपचुनाव, राज्य और विधानसभाओं के उपचुनाव, तमाम उदाहरण है कि हमेशा उसमें सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है। दूसरी चीज, आप अगर देखें, बहुत बड़ा जो फर्क चुनाव में डालता है वो कैंडिडेट डालता है। उस कैंडिडेट की, क्योंकि ये छोटा चुनाव है विधानसभा का, कैंडिडेट की अपने इलाके में कितनी पकड़ है, कितनी पहचान है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस को मंगलौर में तो ट्रैक रिकॉर्ड वाला मिल गया है उम्मीदवार, लेकिन बद्रीनाथ में हमें इंतजार है कि वो कैसे ट्रैक वाले उम्मीदवार को बद्रीनाथ में लेके आएंगे। ये इंतजार सभी को रहेगा। बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि एक तरफ अति उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा के नतीजे जो सामने आए, 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी उत्साहित है इस बात को लेकर कि वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है और हम जमकर मुकाबला करेंगे। तो इस बार उपचुनाव की जो तस्वीर है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होता है और जनता का भरोसा और विश्वास कौन जीत पाता है, जनता के दिल में जगह कौन बना पाता है, ये देखना अहम रहेगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।